अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, जिनके बारे में जानते हैं कि तारीख से 40 साल से वाबस्ता है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पाकिस्तान में चलने वाली सियासी तहरीकें और उसका पस मंज़र क्या था। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया। आज हम चलेंगे, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान में पहली सियासी तहरीक जो कि अयूब खान के ख़िलाफ़ चली, वह तहरीक कैसे चली, क्या क्या मूवमेंट थी। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा बड़ी तफसील से आपने बताया और मैंने भी बहुत कुछ उसमें सीखा। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी, कमेंट्स भी अपने दिए कि सियासी तहरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हॉट इश्यूज़ होते हैं ना। तो आपने बताया कि अयूब खान के ख़िलाफ़ चली पहली सियासी तहरीक पाकिस्तान में। उस सियासी तहरीक की वजूहात क्या थी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, वजूहात तो उसमें बहुत सारी थी जी। एक तो अयूब खान साहब का जो दौरे हुकूमत था, जहाँ उसमें हम कहते हैं कि बहुत सारी मुआशी तरक्की हुई, सनती तरक्की हुई, लेकिन वो बहुत सारे उनके नाकदीन कहते हैं वो जो मुआशी तरक्की थी जी और सनती तरक्की थी वो मसनूई थी, क्योंकि उसमें वो बढ़ा चढ़ा कर उसके फिगर्स को पेश किया जाता था, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक ज़ोरों पर हुई और उनको घर जाना पड़ा, उस वक़्त भी असल में चीनी की किल्लत ही हुई थी, जिसकी वजह से उनको घर जाना पड़ा था कि चीनी ख़त्म हो गई थी और लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी पर्सनालिटी थी, वो लोगों को मोबलाइज़ करके ले आए। और उसके बाद ये था कि नौजवान बाहर निकले और फिर मज़दूर जो था वो तबका बाहर निकल आया और इस तरह एक तहरीक का आगाज़ हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा अयूब खान के ख़िलाफ़ चीनी महंगी होने की वजह से तहरीक चली। अयूब खान साहब ने खुद रिज़ाइन कर दिया था, क्या ये समझते? चीनी महंगी नहीं हुई थी, चीनी मिलना ही बंद हो गई थी। वही महंगी और हुई, मिलना बंद हो गई ना। साहब ने जो रिज़ाइन किया था ना, वो रिज़ाइन भी उनसे करवाया गया था, ज़बरदस्ती करवाया गया था। याह्या खान साहब आए थे, वो एम्बुलेंस में निकले थे अवान सदर से। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो कुछ मैंने भी पढ़ा, बहुत सारी बातें हैं कि फ़ौज के लोग भी उन्होंने फिर उनको कहा कि जी बस करें अब आप, कि आप अब कर नहीं सकते, बीमार हैं, अब आप नहीं हो नहीं। बस लोग बाहर थे सड़कों पर। आप देखें मगरबी पाकिस्तान में जो हालात थे, कहते हैं एक सरकारी अफसर को गाड़ी में बैठा कर उनको कहा गया कि आप खिलाफ नारे लगाओ, अच्छा, अयूब खान के। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव ही नहीं थी। सही और है। जिसकी वजह से जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि फ़ौज भी साथ छोड़ रही है अयूब खान साहब का, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और फिर इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान में भी हंगामे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे, उनको उतारा गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, अयूब खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने रिज़ाइन खुद नहीं किया, लेकिन जो हमने सुना पढ़ा कि एक जुमला उन्होंने अपने ख़िलाफ़ पढ़ा, कहीं पे लिखा, जब रीज़न पूछी तो उन्होंने कहा जी आवाम आपके ख़िलाफ़ हो चुकी है, आपसे बददिल हो चुकी है, बज़न हो चुकी है। तो अयूब खान गए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसमें आप जो बताते हैं कि ये फैक्ट्स नहीं है, जबकि किताबों में हम ये पढ़ते हैं, तो आपने जो बताया असल के उनको भेजा गया ज़बरदस्ती, तो क्या समझते हैं कि अयूब खान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, अवाम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की, कि कई लोग कहते हैं कि जो उनकी सनती तरक्की या उनकी जो मुआशरती तरक्की, मुआशी तरक्की थी, ये सब फिगर्स मसनूई थे, ये इतना कुछ था नहीं। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के अगर असबाब देखें तो उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अयूब खान साहब की 10 साला डिक्टेटरशिप है। अच्छा, अगर अयूब खान साहब 10 साला डिक्टेटरशिप ना करते तो शायद ईस्ट पाकिस्तान जो 1971 में अलग हुआ है हमसे, वो शायद कुछ और साल 20 हमारे साथ रह सकता था। लेकिन देखिए 1965 की बड़ी जंग अयूब खान के दौर में हमने हाँ जी, 1965 की जंग सिग्निफिकेंट थी और अयूब खान साहब की इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तकरीर फरमाई। हाँ, और उस तकरीर के ऊपर तमाम लोग निकल पड़े। ये हम पहले भी उनके जो जुमले थे कि चुके हैं, दुश्मन जानता नहीं उसने किस कौम को ललकारा है, इसमें कोई शक नहीं। मर्दानावार आगे लेकिन बढ़ो। आप अगर पूछना ही चाहते हैं मुझसे तो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। नंबर 1, उन्होंने सबसे बड़ी जो सियासी गलती की वो मोहतरमा फातिमा जना के साथ जो इलेक्शन लड़ा। जी जी। और उस मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन में उन्होंने जानबूझकर धांधली करवाई। मैं
कई बातों मैंने ओरल हिस्ट्री कई लोगों से सुनी है और उन लोगों से भी सुनी है जो ज़ाती तौर पर इसमें शामिल थे। बतौर हिस्ट्रियन आप समझते हैं कि ऐसा हुआ? मैं बता रहा हूँ कि ज़ाती तौर पर लोग शामिल थे कि उनको अगवा किया गया और उनका गवर्नर हाउस ले जाया गया और उनको बाकायदा मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब उनके सामने पेश किया गया और उन्होंने उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की हमायत छोड़ दो। सही है। इस तरह के वाक़यात हुए और फिर उसके बाद ये है कि रिगिंग की गई और उनको जानबूझकर हराया गया। अच्छा। और इवन सो मच सो कि उनके ऊपर गरदार वतन का भी इल्ज़ाम लगाया गया। देखें आप इस मुल्क में क्या क्या होता रहा। एक बड़ी हस्ती थी वो, बहुत बड़ी हस्ती, मादरे मिल्लत थी वो, मादरे मिल्लत, बिल्कुल। और उनके खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम करने से क्या आप पॉपुलर रहेंगे? आपकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो अयूब खान साहब की सबसे बड़ी सियासी गलती ये थी कि उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ एक इकदाम किया। इलेक्शन ज़बरदस्ती जीते, ज़बरदस्ती इलेक्शन जीते। अच्छा डॉक्टर साहब, मिसाल के तौर पे अभी आपकी गुफ्तगू से ये कि जो उनकी बड़ी मुआशी तरक्की हुई, अच्छा इस मुआशी तरक्की का एक डिफरेंट मुख्तलिफ पहलू भी था जी। मिसाल के तौर पे इस मुआशी तरक्की से परमट किन लोगों को मिला, किन लोगों के हाथों में दौलत चली गई? सही है। लिहाजा दौलत चंद लोगों के हाथों में चली गई। फेवरेटिज्म ये 21 बड़े ख़ानदान जो हैं वो तब से बनना शुरू हुए। अच्छा। तो उन चंद लोगों के हाथों में जब आप दौलत चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को एहसास महरूमी हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो आइन था उसमें भी आमराना तर्ज अमल था। जहाँ कहीं आप नज़र दौड़ाएं वहाँ आपको अयूब खान साहब के सिवा कख नज़र नहीं आता था। वन मैन शो, वन मैन शो था। और वो वन मैन शो जो है वो उसने अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी जमहूरियत का तरीक़ाकार अपनाया गया था वो बुनियादी जमहूरियत के 5 टायर थे। डिवीज़नल कमेटी तक जाते हुए आवाम है, फिर उसके बाद गली मोहल्ले की है, फिर उसके बाद टाउन कमेटी की है, लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद कमिश्नर लेवल पर। इस तरह जो बीडी सिस्टम है ये डायरेक्ट इंतखाब नहीं था, इनडायरेक्ट इंतखाब था। और इस इनडायरेक्ट इंतखाब में आप जाली जो भी कर सकते हैं, बेशुमार आपके पास चीज़ें होती हैं। तो अयूब खान साहब ने वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की और जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा कमी आई। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, असल बात जो बहुत बड़ी बात थी वो था ताशकंद का ऐलान ताशकंद, वादे ताशकंद। अब जो ताशकंद था वो देखें जो 1965 की जंग में अभी आपने ज़िक्र किया था कि उन्होंने पूरी कौम को मोबिलाइज़ किया और कौम लड़ी भी और कौम ने जंग जीती भी। और वो जंग जीतने के बाद रशिया के कोसीजन और फिर लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के और पाकिस्तान से अयूब खान साहब का एक मुआहदा हुआ। तो पहले तो काफ़ी वो मुआहदा हो नहीं रहा था कि ये वफद वापस ही आ रहा था बग़ैर मुआहदे के, लेकिन अचानक ही ये मुआहदा हुआ और उस मुआहदे में अयूब खान साहब ने टेबल पर वो सारी चीज़ हार दी जो कि 1965 में पाकिस्तान ने जीती थी। तो ये इतना अनपॉपुलर था कि इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी ऐलान ताशकंद की। और उस दिन जिस दिन ऐलान ताशकंद हुआ उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो गई हार्ट अटैक से। लोग कहते हैं हाँ जी, हालांकि वो इंडिया के लिए बड़ा अहम सिग्निफिकेंट मुआहदा था। यानी कि इतनी खुशी होनी कि हार्ट अटैक हो गया। हम जो है वो इतना कुछ हासिल कर चुके थे और उनको अब अपनी टर्म पे मनवा सकते थे, लेकिन अयूब खान साहब की अनपॉपुलैरिटी हो गई उस लाने ताशकंद से, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर जलसे और जुलूस निकालना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 बड़ी वजूहात तो आपने बता दी कि मादरे मिल्लत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती इलेक्शन जीता गया, दूसरा मायदा ताशकंद। मादरे मिल्लत के ख़िलाफ़ न सिर्फ जब अब इलेक्शन जीता गया बल्कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके जनाजे पर फायरिंग भी हुई, तशद्दुद हुआ उनके जनाजे पर फायरिंग हुई बाकायदा तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके जनाजे पर अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ नाराबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस को वहाँ पर गोलियाँ चलानी पड़ी और फायरिंग हुई उनके जनाजे पर। और इससे भी लोग बातिल हुए, इससे कोई तगमा नहीं मिलता। यानी कि वहीं से उनका काउंटडाउन शुरू हो गया था। काउंटडाउन शुरू हो गया था।
अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छाइयाँ भी तो सदर यूब की सामने आती है ना। सर अभी तो बेशुमार मसाइल और पड़े हुए हैं जो इस तहरीक की वजह से अभी हमने डिस्कशन करने जी हैं। बताएं। मिसाल के तौर पे जो मुजीबुर रहमान साहब थे, शेख मुजीबुर रहमान, जी उनकी जो मनमानियाँ शुरू हो गई, वो मरकज़ के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए और उन्होंने आखिर में अपने 6 पॉइंट एजेंडे का ऐलान कर दिया। सही है। जो कि 6 पॉइंट का एजेंडा जो था पाकिस्तान के बिल्कुल ही सालमियत के ख़िलाफ़ था। तो इस तरह उनकी कोशिशें शुरू हो गई, बादशानी साहब की कोशिश शुरू हो गई, फिर सोशलिज़म की कोशिश शुरू हो गई। तो इस तरह लोग जो है वो तो उनको गाइडलाइन कहीं से नहीं मिल रही थी, लोग बददिल हो गए और अल्टीमेटली उन्होंने अपने लिए जो है वो उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल सही, इनके अपने पाँव पे खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी। अयूब खान साहब ने, चूँकि मसनूई काम करने के वो आदी थे, इन हालात में जबकि आवाम पूरी तरह उनके ख़िलाफ़ थी और उन्होंने आवाम की नब्ज़ को नहीं पहचाना और अपनी तरक्की का 10 साला जश्न मनाने की कोशिश शुरू कर दी। जी बिल्कुल। ऐलान हो गया स्कूलों कॉलेजों में कि 10 साला जश्न मनाया जाए। अब ये 10 साला जश्न जो है वो और लोग ख़िलाफ़ हो गए 10 साला जश्न से कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल। और फिर इसके बाद ये है कि अयूब खान साहब की अपनी तबीयत भी बहुत नासाज हो गई, बूढ़े हो गए थे, उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी वजह से। लेकिन जो सिग्निफिकेंट लास्ट पे एक बात है कि वो चीनी जो है वो दस्तयाब होना बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने जुलूस निकालने शुरू कर दिए। और फिर वो जैसे कि हमने पहले कहा कि जुलूस मगरबी पाकिस्तान में तलबा ने निकालने शुरू कर दिए, मज़दूरों ने निकालने शुरू कर दिए और फिर आखिर में उनको जाना पड़ा और एम्बुलेंस में उनको यहाँ से, क्योंकि फ़ौज ने भी उनका साथ छोड़ दिया। और इसी तरह जब फ़ौज ने उनका साथ छोड़ दिया तो ब्यूरोक्रेसी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। हर अरूजे राजवाल एक ना एक दिन तो हर एक को जवाल आता है। एक उनकी नाकामी की बड़ी वजह डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि आमराना तर्ज अमल था। ये सियासतदानों के लिए आमराना तर्ज अमल था या आवाम के लिए भी ऐसा ही था? देखें, अगर आप अयूब खान साहब की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा करें या अहाता करने की कोशिश करें तो अयूब खान साहब जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब से उनकी ख्वाहिश थी कि वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लें। ये जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब को उन्होंने आगे लगाया हुआ था और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने अपनी मनमानियाँ शुरू की हुई थी और उसकी बैक पे अयूब खान साहब थे। अयूब खान साहब के बारे में मोहतरमा फ़ातिमा जना ने किताब जो लिखी है उसमें भी बहुत कुछ लिखा है, ये हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लें और ये बड़ी देर से थी। सही है। इक़्तिदार पर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद 10 साला दौर में उन्होंने तरक्की भी की। मुआहदा तो उन्होंने ऐलान तो ये किया था 90 दिन के अंदर इलेक्शन का। ये ऐलान तो हर डिक्टेटर यही कहता है, लेकिन उन्होंने मुआशी तरक्की भी की। मिसाल के तौर पे जो सनतों का जाल बिछा पाकिस्तान में, उन्हीं के दौर में बिछा और स्कूलों में भी इस्लाहात नाफज की गई और फिर बहुत सारी मुआशी तरक्की के लिए लोगों की जान माल और खाने पीने की चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। और इसी तरह डिपो जो थे वो बन गए, राशन डिपो होते थे। तो पाकिस्तान जो पिछले 10 सालों से स्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मैं तो इतने पजामे नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। तो स्टेबिलिटी आ गई थी। उस स्टेबिलिटी में फिर जब 1965 की जंग हुई तो उसमें भी अयूब खान साहब का बड़ा ही मुदब्बराना अंदाज़ है और उन्होंने बिल्कुल पूरे जोश और वलवले से कहा कि दुश्मन जानता नहीं कौम को ललकारा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उनकी पर्सनालिटी की अच्छे पहलू भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे वैसे भी। और मलका बरतानिया के साथ जब वो पाकिस्तान में आई थी और उनकी तस्वीरें जब हम आज देखते हैं तो फ़ख्र महसूस होता है कि इतने कदावर शख्सियत के हमारा रहनुमा थे। ऐसे ही तो उन अच्छी खामियां भी होती हैं, किसी के ज़ात में खूबियां भी होती हैं, लेकिन उनकी ज़ात में खामियां भी थी, खूबियां भी थी। लेकिन पाकिस्तान ने उनके दौर में तरक्की भी की और उनके ख़िलाफ़ तहरीक भी चली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा मुआशी तरक्की हुई, वहाँ पे ज़राई तरक्की भी हुई, इसके अलावा और भी काफ़ी इस्लाहात उन्होंने की। चोर रास्ते भी उनके बारे में कहा जाता है कि ज़राई इस्लाहात के हवाले से उन्होंने चोर रास्ते भी दिए। आप ये देखें कि बड़ा डैम उनके दौर में बना, आपका दारुल हुकूमत जो मौजूदा है उनके दौर में नक्शे पे फिर बना। तो ये क्या समझते कि ये एक बड़ी अच्छाई नहीं थी उनमें, बड़ी अचीवमेंट नहीं थी उनकी? ये
जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे काम उनके दौर में ऐसे हुए हैं जिन पर पाकिस्तान फ़ख्र कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अब तफसील से हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन उनकी ज़ात में बहुत सारी खामियां भी थीं जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर जो ताशकंद का ऐलान है वो समझ में नहीं आती कि उन्होंने जब हम किसी के साथ टॉक कर सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं हिंदुस्तान को अपनी टर्म एंड कंडीशन पर, तो क्यों उन्होंने अचानक जो है वो ऐलान ताशकंद कर दिया जिसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब ये समझे कि किसी के दबाव में आ गए थे या किसी की फेवर के लिए वो गए? दबाव में तो खैर नहीं आ सकते वो। क्या हुआ इसमें तो अब वही बता सकते हैं। मज़ीद तफसील पे जाने की ज़रूरत है, मज़ीद तफसील पे हम जाएंगे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें आपने बता दी एक आमराना दौर के बारे में। अब मैंने कुछ प्रोग्राम किए, रोड शोज़ किए जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मैंने एज प्रोड्यूसर भी वो किए। जब लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा आपको दौरे हुकूमत ठीक रहा है, आपकी फेवर में रहा है, तो ज़्यादातर आवाम ने कहा कि फ़ौजी दौर उनके लिए वो ठीक है, क्योंकि कम अज़ कम उनको चीज़ें तो सस्ती मिलती है ना खाने पीने की। महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे आवाम ये कहती है कि फ़ौजियां का दौर चंगा है जी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। फ़ौज से मुराद अयूब खान साहब का ही दौर, वही डिक्टेटर जो आते रहे ना। अयूब खान साहब का दौर बहुत वाकई बहुत अच्छा था और अयूब खान साहब के दौर में चीज़ें सस्ती भी हुई और अवेलेबल भी हुई। ज़िया के दौर में भी हुई ना, ज़िया के दौर में भी हुई। अगर मिसाल के तौर पे अयूब खान साहब के बेटे ऐसी हरकत ना करते जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अयूब खान साहब के जो बेटों को मनमानियाँ थी उस ज़माने में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। गोहर अयूब के बारे में ज़्यादा और कहा जाता है। बहुत सारी बातें, और कहते हैं कि असल करप्शन का आगाज़ वहीं से हुआ। बेटों ने उससे किया। पहले करप्शन इतनी ज़्यादा लोगों को करने के शायद तरीक़ाकार का ही पता नहीं था। उन्होंने इस तरीक़ाकार को भी रोशनास कराया लोगों को कि करप्शन का दौर शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा उनके ज़वाल की असल वजह जो थी वो ऐलान ताशकंद था। उनके ज़वाल की असल वजह उनके बेटे थे। उनके ज़वाल की असल वजह उनकी वो ख्वाहिश थी जो एक डिक्टेटर की हो सकती है, इलेक्शन जीतना। और उनकी ये जो मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में उनकी तरीक़ाकार था वो बहुत ही किसी तरह भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये उनके फ़्लॉ थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है। सनती तरक्की भी हुई, मुआशी तरक्की भी हुई उनके दौर में। तो डॉक्टर साहब, जहाँ हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उन्होंने बहुत सारी तरक्की की, वहीं पर हम उनके फ़्लॉ का भी जिक्र कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर चलने वाली पहली सियासी तहरीक थी। सही। क्योंकि 1947 से लेकर पहले जो 10 साल थे तो वो जैसे कि मुसीबतों का दौर था। अब लोगों को उन मुसीबतों से छुटकारा हासिल करना था, लेकिन नई मुसीबत सामने आ गई। अयूब खान साहब के दौर में सेटलमेंट के बहुत सारे मसाइल हल हुए। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक दफ़ा एक खुद भी मिसाल देते हुए कहा कि अगर एक आदमी आए और आकर कहे कि हिंदुस्तान जो आधा है वो इस आदमी का था और मैं गवाह हूँ, तो आधा हिंदुस्तान उसको दे दो। और दूसरा आदमी आगे कहे कि बाकी का जो आधा हिंदुस्तान था वो इस आदमी था, मैं गवाह हूँ, तो यानी दोनों लोगों को पूरे का पूरा हिंदुस्तान मिल जाए। सही है। बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त थी कि उस ज़माने में, ये हम फिर किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे कि जो सेटलमेंट के मसाइल, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट के मसाइल थे और वो सारे पंजाब के अंदर थे, क्योंकि पंजाब के सेटलमेंट का रिकॉर्ड आ गया था। और पंजाब के सेटलमेंट का रिकॉर्ड जो था वो 4-4 एकड़ हर आदमी के ज़िम्मे आए थे। सही है। और यहाँ पर आकर बेशुमार लोगों ने बहुत सारी जगहों पर कब्ज़ा कर लिया था। अच्छा। जिसकी वजह से बहुत सारे अमीर लोग हो गए थे और बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ छोड़ कर आए थे वो गरीब हो गए। तो इन मामलात को हल करने के लिए अयूब खान साहब ने बाकायदा तौर पर सेटलमेंट का एक शोबा जो है वो अच्छे तरीके से बनाया और सेटलमेंट के बहुत सारे मसाइल उस दौर में हल भी हुए। सही है। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि अवाम जो है वो हिंदुस्तान को छोड़कर आई थी और वो पहली नस्ल अब बूढ़ी हो रही थी और उनकी दूसरी नस्ल जो उनकी उंगली पकड़कर हिजरत करके आई थी, जो इस ख्वाब को देखकर आई थी कि हम एक ऐसा वतन चाहते हैं जहां हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें, उनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, ना मुआशी तौर पर, ना मुआशरती तौर पर, ना मजहबी तौर पर। तो जिसकी वजह से वो लोग अब भर चुके थे और वो लावा निकला
और वो लावा फिर अयूब खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक की सूरत में इख्तियार कर गया। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। अयूब खान के बारे में पहली जो सियासी तहरीक है आपने बड़ी तफसील से बताया, अगली सियासी तहरीक किसके खिलाफ हुई बता दें ताकि नाजरीन अगली वीडियो के लिए जो अगली है तहरीक है सर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चली, अच्छा, जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज हमने बात की पाकिस्तान में चलने वाली पहली सियासी तहरीक जो कि सदर अयूब के ख़िलाफ़ चली, उसके हमने बताया क्या महरक़ात थे, वजूहात क्या थी नाकामी की, उनकी क्या ज़वाल के असबाब थे, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया, उनकी अच्छाइयों के बारे में हमने डिस्कस किया कि उनकी अच्छाइयाँ क्या थीं। अगली तहरीक जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दूसरी बड़ी सियासी तहरीक थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, कि उनके ख़िलाफ़ सियासी तहरीक क्या थी, असबाब क्या थे, क्यों ये सामने आई, कौन कौन लोग थे इस तहरीक में आगे, ये सब कुछ अगले प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए आप इनसाइड हिस्ट्री। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।